Okay, so now we will move to another topic, that is order of a reaction, which is a very important topic in chemical kinetics. और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं ना इस फॉर्मेट में, अभी भी जो मैंने लिखा था उसमें जो दो कांस्टेंट क्वांटिटीज आ रहे थे, x and y. What are these two? Actually, these two are the order of reaction. यानी कि अगर मैं बताना चाहूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो the order will be equal to nothing but x plus y. ठीक है? So order का definition अगर हम पूछे तो basically order of a reaction is the sum of the numbers, we can say, or sum of the values to which the concentration of the reactants are raised. Okay, there is a proper definition in your NCERT textbooks, you can always follow that, but in general sense we are trying to understand what is an order. Order का मतलब होता है उन दोनों numbers का sum. Okay, I'm talking about numbers but actually they are variables. So उन दोनों variables का sum या उन दोनों powers का sum which are raised, okay, कहाँ पे? Concentration of reactants के ऊपर. ठीक है, you can just have the idea in that particular way. So this will give the order. अभी अगर मैं एक और बात, suppose मेरे पास यहाँ पे C होता, for example concentration of C Z होता, तो क्या होता है? X plus Y plus Z. ठीक है, very basic. Okay, और एक चीज है, एक कंफ्यूजन होता है एग्जाम में स्टूडेंट्स को मैक्सिमम केसेस में, एक होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक होता है, मैं याद रख रहा हूं, order with respect to A. तो अगर आपको बोला गया है ऑर्डर द रिएक्शन के बारे में, तो डेफिनेटली विल कंसीडर सम ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपोनेंट, जो पावर में जो नंबर है. ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपको बोला गया है, देन ऑलवेज कंसीडर दैट नंबर ओनली. इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन ओनली. ओके, ऑर्डर किसी और चीज का नहीं, ऑफ द रिएक्शन ओनली, सेम रिएक्शन. ओके, आई एम नॉट इन द रिएक्शन, द सेम रिएक्शन दैट वी रोट इन द प्रीवियस पार्ट. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए अगर बोल दिया देन इज, अगर बोल दिया कि विद रेस्पेक्ट टू बी तो क्या होगा? वाई होगा. ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि बहुत केसेस में इसके साथ एक कंफ्यूजन होता है. तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज बेसिकली द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द concentration of the reactants are raised. ठीक है, okay, this is not the proper definition. ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, just don't not note of the things, I'm just trying to make the things understand in a simplified manner. Proper definition will get in NCERT textbooks. थिंग इज दैट अभी ऑर्डर, सपोज मैंने बोला एक रिएक्शन का ऑर्डर 0, इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक ही रिएक्टेंट मैंने कंसीडर किया था. फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन, अभी मैं इस केस में ये रिएक्शन फॉलो कर रहा हूं. ठीक है, तो A से B में जाने का टाइम पे तो R इक्वल्स टू के द कंसंट्रेशन ऑफ A है ना, दिस इज सपोज x, ये x है. अभी जब मैं बोलता हूं कि x का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा? हमारा ऑर्डर 0. अब इसकी बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं, विल कम टू इट. ओके, 0 है इसका ऑर्डर, इसको बोलेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, इट इज नोन एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देयर आर मेनी रिएक्शंस इन नेचर, इन द यूनिवर्स, इन द लैबोरेटरी दैट वी परफॉर्म व्हिच आर जीरो ऑर्डर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि जो हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. एक्चुअली वी विल कम टू इट प्रॉपर्ली व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉस. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इंटीग्रेटेड रेट लॉस, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रेट लॉस इन फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, लाइक दैट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट कि हम लोग को एक्चुअली क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको समझ में आते हैं. फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन द रेट लॉस. ठीक है, दिस इज इट. ओके, तो ऑर्डर 1 जब होगा तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा देखने को, राइट? जब 2 होगा तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा देखने को. ठीक है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल. अभी मैं सपोज यूनिट की बात करूंगी, क्या यूनिट है? दिस इज द यूनिट. लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ओके, वेट का ग्राम. सो सिमिलरली रेट का कुछ यूनिट होना पड़ेगा, राइट? अब रेट का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? तो जनरल फॉर्मूला एकदम पहले हमने जो लिखा था क्या था? कंसंट्रेशन बाय टाइम, राइट? कंसंट्रेशन बाय टाइम. अभी नाउ अगेन दिस इज up to the question or up to the situation कि तुम concentration को किस फॉर्म में लिख रहे हो. If you have studied in the chapter of solution, या फिर जब हम concentration of any particular solute को discuss करते हैं, what are the ways in which we can express? Okay, there are molarity, mass fraction, right? Mole percent, हाँ,
there are different ways in which we can express the concentration of a reaction. Okay, molarity हो गया, parts per million हो गया, है ना, mass percent हो गया. There are different ways, right? Mole fraction हो गया. There are different ways. तो let us assume कि हम concentration को molarity में रख रहे हैं, ठीक है? Assuming the concentration is in molarity. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला भी ऑल नो, मोलैरिटी क्या होता है, दिस कैपिटल एम, लेकिन मैं कैपिटल एम से अभी बात, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, बट लेट अस एक्सप्रेस इट इन द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म. तो कंसंट्रेशन हो गया हमारा मोल पर लीटर. आई होप दिस क्लियर. मोलैरिटी बिकॉज़ का यूनिट क्या है, मोलर. 1 मोलर का मतलब 1 मोल पर लीटर होता है. दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो जब हमारा रेट 0 होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था, राइट? कॉन्सेंट्रेशन था, तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो यहां से चला गया, और R जो है वो क्या होगा, R इज ऑलवेज दिस वन. रेट का यूनिट तो हमेशा ये होगा, राइट? ये एक्चुअली आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर, बट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूनिट, फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट? कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, टाइम का मतलब होता है सेकंड. तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द रेट. तो R का यूनिट हमें पता है, इसका यूनिट भी मुझे पता है, मुझे इसका यूनिट. सो दिस इज एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ K, ठीक है? रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहाँ पे 0 है. इसका मतलब इसका होना ना होना फर्क नहीं पड़ता. तो हम क्या देख रहे हैं कि the constant K, the rate constant K also has the same unit as that with R. इसीलिए you can see the unit of K what I have written is mole per liter, exactly the same. ठीक है? अभी this is not some kind of rocket science, okay? This is just simply मैंने फॉर्मूला में डाल दिया है, और उसके बाद मैं रेट जो कांस्टेंट उसकी यूनिट को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखिए कि ऑर्डर जब 1 होता है तो लेट अस अज्यूम कि वो कुछ इस तरीके का फॉर्म में बिहेव करेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज मोल पर लीटर. आप खुद करके देखिए, जस्ट यूज योर पेन पेपर एंड जस्ट यू कैन डू इट इन योर माइंड आल्सो. ये आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ रहा है क्या, मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर तो कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या बचा, सिर्फ सेकंड इनवर्स बचा. तो ये सेकंड इनवर्स, ठीक है? यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड. सिमिलरली जब ये होगा तो यहाँ पे आएगा आपका मोल पर लीटर होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा सिर्फ एक मोल पर लीटर पर सेकंड. तो जब आप क्रिस क्रॉस व्हाटएवर लैंग्वेज यू से, तो K का आपको मिलेगा यहाँ पे. तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं द रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट, ओके, हैज डिफरेंट यूनिट्स फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर. और अब एक जनरल फॉर्मूला पे बात करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली डिराइव कर सकते हैं. एक जनरलाइज फॉर्मूला जो हमें बताएगा कि एक रिएक्शन का रेट, एक रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं. सो हम डिस्कस करने वाले एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है? यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, दिस इज द रेट लॉ दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है? उसको मैं K को यहाँ लेके आया, R को मैंने सॉरी कीप इट सिंपल, इसको मैं यहाँ लेके आया, ठीक है? तो थोड़ा इधर उधर हो गया, एंड देन यू गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ let's talk about the units. So what is the unit of rate? R is rate, right? So you know the unit is mole per liter per second. We know this. और concentration of A, concentration of A क्या है? It's mole per liter, ठीक है? लेकिन you have seen that there is to the power n. ये n क्या है? N is the order of the reaction in this case, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. We all know this, right? It's fine. और यहाँ पे क्या आपको देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है. We are not writing, but we can understand. So in simplifying, we get something like this: mole per liter. यहाँ numerator में 1, denominator में, so 1 minus n second inverse, right? So basically, this is the general expression for finding out the unit of rate constant different order. For example, अभी अगर मुझे zero order reaction का unit of rate constant निकालना है, मैं इनके जगह में simply 0 put कर दूंगा. Okay, you can just see the previous part that I have written and then match it. n का वैल्यू 0 पुट करो, whatever the rate unit of the rate constant you are getting, you match it. ठीक है? n equal to 1 पुट करो for first order reaction, whatever you are getting, 1 में से 0 ये चला जाएगा, इस ऊपर बचेगा सेम. ठीक है? तो for ये चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, especially in your entrance exam also it comes a lot. ठीक है? आपको डायरेक्टली पूछ देते हैं what is the, ऐसा पूछेंगे कि the order of a reaction particularly is something like 400 or 450 like that, and you just have to write down the unit. या फिर डायरेक्टली नहीं पूछ के वो क्वेश्चन को क्विज भी कर सकते हैं. और इंपॉर्टेंट एक चीज है जो क्या करते बोलो, कभी-कभी क्वेश्चन में
आपको ऑर्डर मेंशन नहीं करेंगे। नाउ सी दिस इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ स्टार्टिंग, देयर आर मोर टाइप्स ऑफ थ्योरीज एंड टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस। तो कभी-कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में आपको ऑर्डर की जरूरत पड़ती है लेकिन आपको ऑर्डर दिया नहीं जाता, ठीक है। क्या दिया होता है आपको पता है, के का वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोले कोई भी क्वेश्चन है ये वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, एंड देन दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसे दे दिया। आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि रेट कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू ये दिया हुआ है, लेकिन आपको ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और एक चीज मैं अभी तक बताना आपको भूल गया था, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, जो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है, जो एन का वैल्यू है, ये आप किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते। देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड इट आउट, दैट इज एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है। ना उस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से आपको पता चलेगा, ना उस रिएक्शन की कंडीशन से, किसी और तरीके से आपको पता नहीं चलेगा, ओनली एक्सपेरिमेंट कैन डू। और क्वेश्चन में अगर आपको ऑर्डर नहीं दिया हुआ, देयर इज नो अदर वे यू कैन फाइंड आउट, ओके, इफ यू डोंट हैव द एक्सपेरिमेंटल डेटा या फिर एक्सपेरिमेंट से आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर उन्होंने नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में कभी-कभी हो सकता है आपको कोई बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दे लेकिन ऑर्डर नहीं दिया, बट यू नीड द ऑर्डर इन द क्वेश्चन। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर है? यू कैन डायरेक्टली जस्ट सी द यूनिट। अब आपको याद भी नहीं करना है कि एस इनवर्स किस ऑर्डर में था, जीरो में था, फर्स्ट में था, सेकंड में था, आपको याद नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी अगर ऐसा हुआ, सपोज ऐसा कुछ दे दिया, मोल, लीटर, ऐसा कुछ हाफ दे दिया, सेकंड इनवर्स, आप कुछ दे सकते हैं ना, तो आपको तो याद नहीं होगा। सो यू विल जस्ट put this one in the formula, जनरल एक्सप्रेशन आप देखेंगे, you will check, इसको आप मिला के चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके, लेट्स सपोज 2 कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, सेकंड इनवर्स जो दिया था आप चेक कीजिए। सेकंड इनवर्स अगर आ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी गायब है, ये क्वांटिटी गायब है। ये क्वांटिटी कब गायब होगा? जब n का वैल्यू क्या होगा 1। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बाय प्रैक्टिसिंग ऑब्वियसली विल कम फ्रॉम, देख के आप बोल देंगे कि ठीक है एसिड इनवर्स ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इफ यू डोंट हैव द आईडिया आल्सो, देन आल्सो यू कैन डू दिस। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। दैट इज व्हाई वी एक्चुअली आई एम्फसाइज दिस एंटायर पार्ट ऑन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ओके, सो वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस वीडियो, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब अगेन यू कैन चेक द डेफिनेशन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इन अदर बुक्स। इट इज बेसिकली, इट सेज दैट इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका मतलब हम नहीं जानते। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है ना, कोलाइड साइमल्टेनियस, तो कोलिजन की बात कहां, हम तो मार्बल्स या हम कोई कोलिजन थ्योरी तो पढ़ नहीं रहे, तो यहां पे कहां से आ गया? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, वो सब बाद में जो थ्योरीज आएंगे दैट वी कैन डिस्कस दैट। बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब यही है कि वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो एक सिंगल स्टेप में होते हैं, ओके। सो व्हेनेवर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, इट इज बेसिकली एन एलिमेंट्री रिएक्शन। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे टू गिव यू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो मैंने क्या बताया अभी आपको? मॉलिक्यूलरिटी मींस द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो बाय एनालाइजिंग जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली उस रिएक्शन को करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। नाउ मॉलिक्यूलरिटी, अगर सपोज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। यू कैन अंडरस्टैंड द नोमेनक्लेचर ऑफ बोथ, ओके। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर 2 हुआ तो उसको बाय बोलेंगे, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। 3 हुआ तो ट्राइमॉलिक्यूलर या 5 हुआ तो टेट्रामॉलिक्यूलर, सो लाइक दैट इट विल गो। बात यह है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल्स भी बहुत सारे आपको नहीं चाहिए। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो मेन एग्जांपल्स एक्चुअली एक आपका है जो अमोनियम नाइट्राइट है, ओके, अमोनियम नाइट्राइट है। ये जब डिसोसिएट होता है N2 और आपको वाटर देने के लिए, ठीक है, हम बैलेंसिंग द इक्वेशन, लेकिन आप अगर बैलेंस भी कर लेंगे तो ओके, आई थिंक इट्स डन, राइट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअली आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ले लो, यानी दिस मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग विद इटसेल्फ, ये खुद के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको प्रोडक्ट दे रहा है ना। पहले जो एग्जांपल हमने दिया था जैसे जनरल फॉर्म में कि A goes to प्रोडक्ट, है ना, तो उसमें A ही था। सो A is the only reacting species present in the system, and this type, there is only one type of reactant, and that is reacting with itself to give the products. So in this case we call the molecularity is 1. Why? Because one number of reacting species is taking part in this reaction, ठीक है।
तो 1 2 का एग्जांपल भी आपको मिलेगा बायोमोलिकुलर रिएक्शन इफ आई ये वाला, ठीक है। लेकिन इस बैलेंस से यू गेट दिस, सो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स और 2 moles of hydrogen iodide are reacting with each other, है ना। इसको देखो इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ वी आर येट टू स्टडी अबाउट द कोलिशन थ्योरी एंड ऑल दीस थिंग्स, तो जस्ट कीप एन आइडिया अबाउट क्या है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। और वो ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है, दैट इज द मेन थिंग। इवन इन योर बोर्ड, इवन इन योर एंट्रेंस एग्जाम, मेंस और नीट, दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी समवेयर रिलेटेड। आइदर वो आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसमें से आपको पूछेंगे टिक द करेक्ट आंसर या राइट व्हिच इज ट्रू व्हिच इज फॉल्स, और मतलब assertion reasoning भी दे सकते हैं। तो बेसिकली you have to be very sure about the differences between molecularity and order. That is the main purpose why I am actually bringing this topic here. ये अब जस्ट को मैं एक आपको जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि मोलिकुलरिटी क्या होता है, ठीक है। ट्राइमोलिकुलर में आपको पता होगा 3 मॉलिक्यूल्स होंगे जो या फिर 2 टाइप के एक और 1 टाइप के एक, तो लाइक दैट, ठीक है। और जनरली आपको 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी वाले रिएक्शन आपको नहीं मिलते। व्हाई? बिकॉज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 रिएक्टेंट्स colliding together to give you the product is very rare, ठीक है। वो correlation theory में actually आता है, but we are not going to be concerned about so much at this stage, ठीक है। Now one more important thing जो मैंने definition में आपको बताया था कि the number of reacting species in an elementary reaction, so that is important. मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा सिर्फ एक एलिमेंट्री रिएक्शन के केस पे ही आएगा, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो ही इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, ये चीज याद रखना। इसका मतलब क्या होगा, द फाइनल कंक्लूजन दैट वी आर ट्राइंग टू गिव इज दैट अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया है, कहीं पे भी आपको कोई रिएक्शन मिलता है और वहां आपको जो रिएक्टेंट है वहां पे आपको कोई भी स्टोइकियोमेट्री दे दिया हो, डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि इसका मॉलिक्यूलरिटी ये है, कोई भी रिएक्शन दे दिया आपको, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मॉलिक्यूलरिटी ये है। एग्जांपल मैं दे नहीं रहा, पर आप सोच लीजिए कोई भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है, वहां पे आपको रिएक्टेंट का कोई 5 मोल 6 मोल 2 मोल दिया है, डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि हाँ इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है या इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक एलिमेंट्री रिएक्शन के केस पे आता है। इसका मतलब जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है वो रिएक्शन अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि एक सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, तो ही आप कह सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलरिटी ये 1 है 2 है व्हाटएवर, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं, सिर्फ देख के तो नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको उसका रेट का जो मैकेनिज्म वो आपको जानना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, study the definition and understand the different types, the different examples and the difference that we are going to tell, ठीक है। और एक चीज मैं अभी बता देता हूं, when I am talking about molecularity of an elementary reaction के केस में मैंने क्या बताया आपको, जो आपका स्टोइकियोमेट्री होगा यहाँ पे वही आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है ना। और एक चीज याद रखना, जब भी हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है ना, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता करने का एक और तरीका अभी पता चल गया हमें। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है जो एलिमेंट्री है, उसका मॉलिक्यूलरिटी हमें पता है, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर। व्हाई? बिकॉज़ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई कांसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? So finally we will discuss about the differences between order and molecularity. Actually there is nothing new that we are going to discuss. जो भी हमने अभी order और molecularity के बारे में पढ़ा, उसको बस एक particular contrasting picture में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो order है definition we already know, okay, that is whenever you write the rate of expression, वहाँ पे जो concentration of reactants के power आता है, उसके summation को अगर हम करते हैं, that is the order, okay. And the molecularity is basically the number of reacting species taking part in an elementary reaction brings about that collide simultaneously during the chemical reaction, okay, to give the chemical reaction. Next point, order can be 0, positive, negative or fraction, ठीक है, because we've already seen that the values of x and y they are not dependent on the stoichiometry or anything of the system, okay, it actually depends on the experimental considerations, ठीक है, experiment करके हमको पता चलता है actually, ठीक है। तो it can be 0, it can be positive। 0 तो अभी हम लोग already देख चुके हैं, है ना, we have seen zero order reaction। In our next video we will discuss about the examples of these reactions along with how we can represent them in differential form and integral form, and we can solve the questions related to half life, time, etc, okay। So 0 होता है, पॉजिटिव होता है, it can be negative also, it can be fraction also, ठीक है। लेकिन molecularity is always a natural number, that means it cannot be fraction, it cannot be 0, it cannot be negative, because it will not make any sense if molecularity is 0। अगर 0 हुआ तो क्या, there is no species that is reacting, right? Negative molecularity, यानी negative number of any reacting species can never be negative or fraction, है ना। तो नंबर इज ऑलवेज नेचुरल, किसी भी चीज का अगर हम नंबर बोलते हैं, एक रिएक्टेंट का नंबर, तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। थिर्डली, I have already told this before कि
ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। क्वेश्चन देख के नहीं, द रिएक्शन, लुकिंग एट द रिएक्शन वी कैन नेवर प्रेडिक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्या पता उसका ऑर्डर 0 हो, इट इज पॉसिबल, ओके। द ओनली वेज इन व्हिच इन द एग्जाम और इन द क्वेश्चंस वी कैन अंडरस्टैंड द ऑर्डर, that is the trick that the examiner is trying to give you, so that you apply some idea that you have about order। यानी रेट रेट कांस्टेंट के जो यूनिट को देखकर हम पता कर सकते हैं ना कि व्हाट इज द रेट लॉ एंड व्हाट इज द रेट लॉ से हम लोग डायरेक्टली यूनिट्स तुम पता कर सकते हो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड डिफरेंट वेज आर देयर, ओके। वी विल आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो एक्सपेरिमेंट की माइंड है और यहां पे क्या आता है, जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट है वहां से हम कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होना पड़ता है, ठीक है। और इट इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन भी होता है एंड वी नो दैट एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी, दोनों इक्वल होता है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दे आर नॉट इक्वल बट देयर इज सम ऑर्डर, ओके। लेकिन whenever we are talking about molecularity it is only applicable for elementary reaction, ठीक है, जहां पे ऑर्डर के साथ वो इक्वल होता है। और अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, then there is no meaning of molecularity reaction, ठीक है। So this is basically the difference and you can also get more differences but I have not discussed it. This is the prime differences that you can understand. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टुडेस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर एक पूरा वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन विजिट इट एंड यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स। आल्सो हम चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए। क्या आपको जेईई मेंस रिलेटेड या नीट रिलेटेड पीवाईक्यूज चाहिए जिसको आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर हम ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए जो प्रोबेबली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर आप ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं जो ज्यादातर आपको एंट्रेंस वगैरह में मिलता है, या फिर आप जनरली एक थ्योरी वाइज या एक थॉरली कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, एक चैप्टर को सीखना चाहते हैं, या फिर आप लेक्चर सीरीज चाहते हैं। सो वी विल डेफिनेटली बी रियली grateful if you can give your suggestions to us in the comment box and we can further help you out with by bringing out the videos depending upon your queries and considerations. So thank you so much. Have a good day.